हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सब लोग जल्दी से आ जाइए। पूजा, सोनू कुमार, ऋषिकेश कुमार, दिनेश पाल, राहुल आर्या, शिवकांत। शिवकांत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आज फर्स्ट बार लाइव क्लास अटेंड का चांस मिला है। पॉलिटी की सभी क्लास नाइट में ही अटेंड किए। अच्छा चलिए, आइए आज यूपी स्पेशल भी पढ़िए। लव तिवारी, अंजलि भारती, अमित कुमार। अमित कुमार सर, पीडीएफ क्लास वाइज नहीं मिल रहा है। जितनी क्लासेस आपने की है लगभग लगभग आपको मैंने जितने टॉपिक पढ़े हैं वो आपको पीडीएफ मिल गए होंगे फ्रेंड, देखिएगा। क्योंकि आपको मैंने उसके अलावा भी बहुत सारे मैटर दे दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उस तो आपको सब कंप्लीटली हो ही गए हैं, और उसके अलावा भी मैंने 2-3 मैटर उसमें एक्स्ट्रा और दिए हैं। तो एक बार थोड़ा आगे पीछे पेज को कर लीजिएगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। कल्पना जी, राजनी, अंकित, सुनील पाल, अमर सिंह। हाँ, यूपी करंट भी होगा। विमल कुमार दुबे जी कह रहे हैं सर यूपी करंट भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल यूपी करंट पढ़ाऊंगा, यूपी का बजट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो आप परेशान मत होइए। बस क्लास जिस मोड में चलते रही है उसको क्लास को करने का प्रयास करिए, और मैटर को लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। जो पढ़ाया गया सर वो वाला मैटर के अलावा ये मैटर भी था, वो था सारा कंप्लीट मैटर। मैं तो चाह रहा था एक बार पूरा कंबाइंड करके पूरा यूपी स्पेशल का मैटर एक ही बार दे दूं, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं सेंड कर रहा हूं, तो मुश्किल से 4-5 दिन में सारा मैटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, वो सारी चीजें रहेंगी आपको, तो आप वहां सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप कर सकते हैं, सारी पेज है मिला के। बहुत बड़ा मैटर मैंने बनाया भी नहीं, बहुत संक्षिप्त मैटर है आपका, तो शॉर्ट में आगे पीछे अगर पेज इधर उधर होंगे तो इतना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। प्रीति, रवि, मुडानवाल, भीम सिंह, संदीप कुमार, आर के वर्मा, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग कमेंट नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं आपके, और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ऐप पे नहीं बल्कि लाइव क्लास यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे होता है, लाइव में ऐप में ऐसा नहीं होता जल्दी। लेकिन चलिए, शुक्रिया इस बात के लिए, आप लोगों ने इसका भरोसा किया कि यूपी स्पेशल शायद हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो यदि आपने भरोसा किया है, मैं अंतिम सांस तक की मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे को कायम रखूं, और जिस उम्मीद के साथ इस क्लास में आपने एडमिशन लिया है उस उम्मीद पे मेरा पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और लास्ट तक यूपी स्पेशल बेहतर तरीके से आपको सिखाकर मैं यहाँ से विदा करूंगा। तो बिल्कुल चलिए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, सीधा अपनी क्लास की तरफ हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग लगभग 6 से 7 टॉपिक कवर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का समान परिचय, जो लोग मेरे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उसका पीडीएफ मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय, उसका भी पीडीएफ मिल चुका है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसका भी पीडीएफ आपको मिल चुका है। यहाँ तक जनजाति का भी पीडीएफ आपके पास है, उसको आप देखिएगा नहीं, जो आपने पढ़ाया नहीं उसको स्किप कर दीजिएगा, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको आप रिविजन करिएगा वहाँ पे। उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बाद मैंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव पढ़ाए, उसका भी पीडीएफ आपको मिल गया। और कल की क्लास में मैंने उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान पढ़ाए, उसका भी पीडीएफ आपको मिल गया है। तो जो जो पीडीएफ आपको मिलते जा रहे हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए। जो अभी नहीं पढ़ाया गया है मैटर में कोशिश करूंगा 5 से 6 दिन के अंदर सारी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाए। आप पहले से भी पढ़े रहेंगे तो और बेहतर होगा, जब मैं समझाऊंगा उस चीजों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी और तैयार हो जाएंगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन अभी हमारा शिक्षण संस्थान कंप्लीट नहीं हुआ था। कल हम लोगों ने शिक्षण संस्थान पढ़ा था, मंडल पढ़ाए हैं। रविंद्र कुमार जी यादव जी, शायद आप लेट से जुड़े होंगे। मंडल मैंने पढ़ाया है। मंडल का मतलब, सॉरी मंडल नहीं, मुख्यालय। मंडल की बात नहीं कर रहा, मंडल में पढ़ाना क्या है। मंडल में तो केवल ये जानना है कि 18 मंडल है, उस 18 मंडल के कौन कौन जिले ये हमको नहीं जानना होता। लास्ट में मैं बताता हूँ। अभी लास्ट में सबसे क्या होता है, हम कई तरीके से अपनी क्लास को फॉर्मेट करते हैं। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, टॉपिक वाइज के बाद फिर मैं लास्ट में क्या करता हूं कि पूरे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए उसको वन लाइनर के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, मिक्सिंग मैच द फॉलोइंग के माध्यम से कवर करते हैं। और सबसे लास्ट में चलकर मैं क्या करता हूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको डिवाइड कर देता हूं कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाराणसी का कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब उसको हम लोग रिवीजन करते हैं तो वहां पर हमको इस बात की सुविधा मिल जाती है कि कौन कौन से मंडल किसके अंतर्गत आते हैं, वहां मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। एग्जाम में हर मंडल का वो नहीं पूछा जाता, केवल ये पूछ लिया जाता है प्रायः कि कितने मंडल है, नवीनतम मंडल कौन जुड़ा। फिर भी जब डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाएंगे वहां में डिस्कस करूँ। मैंने मुख्यालय पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? मुख्यालय पढ़ाया है। नहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा पूजा निषाद जी। मैं ऑलरेडी इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, वन लाइनर के रूप में डिस्कस करूंगा, क्लासिफिकेशन वाइज डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका टेस्ट मैं क्लास में ही कराऊं ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पर कर सकता हूं, यहाँ नहीं। कोशिश करूंगा, अगर ऐसी आपकी कोई इच्छाएं होंगी तो देखूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो मैं करा भी दूंगा। लेकिन ऐसा कभी ऐप पे क्लास में टेस्ट नहीं कराने का प्रावधान होता है। अगर ऐसा आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन का पीडीएफ भी डला दीजिएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद उसका पीडीएफ आपको मिलेगा।
सर एक बच गया था डिफरेंट, कौन सा? देवी पाटन का गोंडा। अच्छा, देवी पाटन का गोंडा तो पता है। ये मत सोचिए कि जितने डिफरेंट है वो सब मैंने बताए हैं, मैंने वो बताया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग आप पिछले 20 साल के क्वेश्चनों को देख लीजिए, कभी भी देवी पाटन का गोंडा का मुख्यालय आया ही नहीं एग्जाम में, कभी नहीं आया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जाता है जो एग्जाम में आएगा, अनावश्यक से बचा, यही तो काम किया गया है। यूपी स्पेशल की इस क्लास में आपको क्या मिलेगा? बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सिर्फ उतना ही जितना आपके एग्जाम में आता है बस, क्योंकि आपके पास पढ़ने का दबाव बहुत अधिक है, बहुत सारे विषयों को आपको पढ़ना है। किताब में तो सब कुछ लिखा है, इतनी मोटी मोटी किताबें यूपी स्पेशल का बहुत सारी मार्केट में है, लेकिन मैंने क्या किया है, उसमें क्या छोड़ना है वो मैंने कर दिया है, पढ़ना क्या है वो मैंने बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दूंगा, और एग्जाम में जाएंगे सब वही आएगा, उसके बाहर कुछ आपका नहीं रहेगा। चलिए, हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िए, यही सबसे बड़ी हमारी आपकी फॉल्ट होती है कि किसी भी सब्जेक्ट पे हमारा ये हो जाता है किताब में जितना कुछ लिखा है वो सब हमको आता है नहीं, या वो सब कुछ टीचर ने पढ़ाया नहीं, वो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, वो किताब है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, आपको मैं स्मार्ट तरीके से यूपी स्पेशल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के इतर कोई भी अनावश्यक डेटा ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और ना ही किसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए, अब उत्तर प्रदेश का कल मैंने शिक्षण संस्थान पढ़ा था, तो डेली की तरह जो टॉपिक हम कल पढ़ते हैं पहले 5 मिनट में उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में मेरे साथ जवाब दीजिएगा कि आप कल की क्लास को याद कर पा रहे हैं या नहीं। मैंने कहा था कि शिक्षण संस्थान को लेकर के फ्रेंड्स आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कृषि विश्वविद्यालय, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय वहीं से सारे क्वेश्चन आपके होते हैं। तो वहां पे मैंने 5 पॉइंट बताए थे कि उत्तर प्रदेश में यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो एक आपका अलीगढ़ में है, एक आपका इलाहाबाद में है, एक आपका लखनऊ में है, एक आपका रायबरेली में है और एक आपका झांसी में है, और उसके बाद फिर मैंने आपको कहां बताया था, रायबरेली में। इसका बनारस में है। बनारस में कौन सा विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इसमें सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात यह थी कि मदन मोहन मालवीय ने जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, 1887 में विलियम गयोर की संस्थापक थे, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की 1887 में। और इसके संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, न कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होगा? तब आपका आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई। तीसरा सवाल, इलाहाबाद से एक सवाल और बनेगा आपका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 2005 में मिला, मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों के बाद। तीसरा सवाल कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920। इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसी समय मिला। लेकिन क्या इसकी स्थापना 1920 में ही हुई थी या इसका नाम परिवर्तन हुआ? तो मैंने आपको समझाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो था, या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुई थी, उसी का परिवर्तित नाम है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई सर सैयद अहमद खान के प्रयासों के बाद। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। एकदम साफ हुआ कॉन्सेप्ट। एक बात मैंने और बताई थी, शिव प्रसाद गुप्त एक काशी विद्यापीठ है। ये काशी विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी, आपकी काशी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन के दरमियान हुई थी, इसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। सवाल सीधा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है, और यह इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसके संस्थापक कुछ नहीं माने जाएंगे क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो आपका रायबरेली में है, 2013 के अधिनियम के तहत उसे लाया गया। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब नाम इसका बाद में किया गया, बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो आपका लखनऊ में है। ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको याद रखने थे। उसके अलावा मैंने कृषि विश्वविद्यालय में भी बताया था कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, जो आपका कहाँ पर है, ये आपका मैंने बताया था कि ये आपका कानपुर में है। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि उसके अलावा नरेंद्र देव, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है
नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, जिसका नाम करके आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या विश्वविद्यालय कर दिया गया, ये आपका फैजाबाद यानी कि वर्तमान में जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं वह वहां पर है। एक बांदा विश्वविद्यालय जो आपका है बांदा में ही है, मैंने आपको बताया 2010 में स्थापना हुई थी। एक मैंने सीआर्ट्स कॉलेज बताया था जो मेरे आपके प्रयागराज में है, इसका भी मैंने डिस्कशन आपसे किया था। तो कृषि विश्वविद्यालयों को डिस्कशन किया था, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का डिस्कशन किया था। फिर मैंने कहा था कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपका आगरा में था। फिर मैंने कहा था कुछ तिथियों से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया, 1989 में दिया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। 1989 में मैंने कहा दो बातें याद रखिएगा। दो बातें कौन कौन सी थी, पहला कि इसी 1989 में उत्तर प्रदेश केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना लखनऊ में की गई, 1989 में हुई। और इसी 1989 में उत्तर प्रदेश का उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में अपनाया गया। 72 में दो क्वेश्चन बताए थे कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई, लेकिन उसी बेसिक शिक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की बात पूछ लिया जाए तो गलतियां नहीं करना है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना आपकी 1985 में की गई, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि इन सब के अलावा आपको यह भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई है। यदि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात की जाए तो 1976, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की जाए तो ये भी 1976 है। लेकिन यहां दो बातें ध्यान देनी है आपको। दो बातें क्या ध्यान देनी है फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, जबकि संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे भूलते हैं बार बार। तो स्टूडेंट्स में हमेशा ये कहता हूं, देखो भाई संस्कृत और हिंदी की तुलना की जाए, संस्कृत पहले आई तो संस्कृत को बड़ा मान लो, हिंदी को छोटा मान लो, और विश्व और भारत में तुलना की जाए विश्व बड़ा कि भारत, कहेंगे भारत छोटा विश्व बड़ा होगा। तो विश्व को किससे जोड़ दो, संस्कृत से, और भारत को किससे जोड़ दो, हिंदी से। तो कभी भी ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि भारत भारती सम्मान या हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाएगा, जबकि विश्व भारती संस्था पुरस्कार जो दिया जाता है यह संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही साथ 1974 में दो बातें मैंने बताई थी कि 1974 में ही आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और 1974 में ही आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। इतनी सारी बातें आपको याद रखना था। और एक बात मैंने और आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर आप याद कर पा रहे होंगे, कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्कृत अगर आपसे कहा जाए एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं तो आपका भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि लखनऊ में है। कहां पर है, जो कि लखनऊ में है आपका, और यह एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो हम आंसर इसका 1960 लगाएंगे। लेकिन आपको मैंने यह भी बताया था कि इसकी सही स्थापना जब हुई थी 1926 में हुई थी, लेकिन 1926 में जब इसका स्थापना हुआ था इसका पूर्व नाम क्या था, मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। लेकिन 1960 में इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया, इसलिए भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम स्थापना 1960 मानी जाती है। लेकिन आगे चल के सन 2000 के दरमियान इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ, या कहां पर है, लखनऊ में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1960 में हुई। इसका पूर्व नाम क्या था, मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना कब हुई, 1926 में हुई। और साथ ही साथ इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। एक क्वेश्चन शायद रह गया था शिक्षा संस्थान में, अभी भी देखिए माइंड में क्लिक कर रहा है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, ओपन यूनिवर्सिटी कौन है। तो 1999 में 1999 में उत्तर प्रदेश में एक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, आपको पता होगा, जो कि प्रयागराज में शांतिपुरम में स्थित है, आरएफ कैंप के पहले लेफ्ट साइड में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए राजर्षि टंडन है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
एक लोगों का कमेंट है सर वीडियो सही से नहीं चल रहा है, तो स्लो इंटरनेट पे शिवानी सिंह स्लो इंटरनेट में करिएगा, क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब क्लास तो यहाँ से सही चल रही है। अगर आपकी पर्सनल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो स्लो इंटरनेट पे एक बार क्लास कर लीजिए, हो सकता है वहाँ आपको थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा होगा। तो अभी तक मैंने 15 से 20 मिनट में क्या किया, जो कुछ भी हमने पढ़ा था कल की क्लास में उसका रिकैप किया, उसका रिवीजन किया। हमारी पूरी क्लास इसी फॉर्म में चलती है। जो लोग पहले से पढ़े हैं वो मेरी आदत को जानते हैं, मेरी स्ट्रेटजी को भी जानते हैं। इसी तरीके से हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ऐसे करंट भी पढ़ते हैं, ऐसे यूपी स्पेशल भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास जितना पढ़ने पे होता है उससे कहीं अधिक हमारा विश्वास हमारे रिवीजन पे होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जितना सही ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना हमारी पकड़ उस पर मजबूत होती जाती है। नहीं, किसी को याद करना बड़ा आसान होता है लेकिन याद रखे रहना बड़ा मुश्किल होता है, और याद रखे रहने के लिए यही एक ब्रह्मास्त्र है रिवीजन, जिसके माध्यम से आप चीजों को तैयार कर पाएंगे। तो आपको पूरे क्लास को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, कब करना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको मुझे 20 से 22 घंटे तक, 23 घंटे जो भी लगेंगे, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 इतने लेक्चर मेरे साथ बिताने हैं। बाकी आप यूपी स्पेशल आराम से खेल कर जाएंगे, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, चलिए। लेकिन मैंने बताया था कि कल यूपी स्पेशल में कुछ बातें छूट गई थी आपके शिक्षण संस्थान में, वह थी योजनाओं से संबंधित। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि योजनाओं में कौन कौन सी बातें आपकी छूटी थी। आपको ध्यान होगा इसको मैंने अलग से ऐड किया है, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में योजनाओं के पूछे जाते हैं, उसका मैं डिस्कशन करता हूं। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यदि योजनाओं की बात की जाए, सर जी क्या कल पॉलिटी की क्लास होगी? अच्छा, आप लोग इंडिविजुअल के, हाँ हाँ, मैंने अभी मैसेज कर दिया है डेली में कि मेरी क्लास शायद 12 से 2 का मैंने टाइम दिया है उनको, क्योंकि 12 से 2 का टाइम शायद मैंने दिया है। अगर वो टाइम शेड्यूल में किसी की क्लास नहीं रही तो कल क्लास होगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगर क्लास होगी मैंने बेल दिया, क्योंकि मेरी तरफ से टाइम है। अगर शेड्यूल खाली रहा, स्टूडियो कोई बिजी नहीं रहे, तो कल मेरी क्लास आपकी इंडिविजुअल पॉलिटी में, मेरी पॉलिटी की क्लास, मेंस की क्लास वहां पे रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी। तो उसके लिए आप लोग को शेड्यूल में मिल जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक। और रात में आज क्लियर हो जाएगा, उससे ग्रुप में आप देख लीजिएगा। बट मैं फ्री हूँ, और मैं मॉर्निंग में क्लास इसलिए नहीं रखी जानबूझकर, क्योंकि एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन थोड़ा सा डिले तक हम भी अपनी नींद को पूरा करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लगातार 6 दिन क्लासेस इस तरह शेड्यूल होता है कि 4 से 5 घंटे की अधिक नींद नहीं हो पाती है। तो संडे का दिन होता है जिस दिन मैं थोड़ा सा स्ट्रेस होता हूँ, तो इसलिए उसको मॉर्निंग में क्लास में नहीं लूंगा, 10 से 12 के बाद ही लूंगा। योजनाएं की यदि बात करें तो एक विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट आता है जिसका प्रारंभ 2003 में किया गया था। अब यहां हमको क्या पढ़ना है सर? आप कहेंगे सर योजनाओं में क्या पढ़ाना चाहते हैं? मैं योजनाओं में आपको यह पढ़ाना चाहता हूं कि कौन सी योजना की शुरुआत कब की गई और उसका उद्देश्य क्या है। यही एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो है इसका प्रारंभ 2003 में किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना। और एक आया था कल्प शिक्षा योजना, इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं थी कि अब शुरू किया गया, इसमें मतभेद है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कल्प शिक्षा योजना का संबंध किससे है। कल्प शिक्षा योजना का संबंध प्राथमिक विद्यालयों के समाज से जोड़कर उन्हें आध्यात्मिक माहौल तैयार कराना, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित किए जा सके। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। क्लियर? आगे चलते हैं। साक्षर भारत मिशन, यदि साक्षर भारत मिशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना प्रारंभ 2009 में किया गया, और इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उसके अलावा मिड डे मील योजना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले योजना। वैसे अभी बहुत सारी उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का मैं डिस्कशन करूंगा अभी, तो वहां चकबंदी योजना, किसान बही योजना, पोषाहार योजना, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल सर्व अभियान, किसान मित्र योजना, सारी योजनाओं को बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे। लेकिन यहां शिक्षा से संबंधित मिड डे मील योजना है, ये बड़ा चर्चा का विषय है। पूरे भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, इसका प्रारंभ 1995 में किया गया है, और प्रदेश के 38 जनपदों में सूरी 1996 से प्रदेश में जनपदों में नामांकन बढ़ाना और बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव बढ़ाना, साथ ही पोषक आहार उपलब्ध कराना। देखिए, इसके कई उद्देश्य थे। जो मिड डे मील की शुरुआत की, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग प्राइमरी में टीचर होंगे भी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग जान ही रहे हैं इसको क्यों किया गया है। तो पहली स्थिति होती है कि कई बार क्या होता है कि बेसिक स्तर तक बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, कई बार कुपोषण के शिकार भी बहुत सारे बच्चों की समस्याएं रही हैं। इसका मतलब उन्हें पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता। तो मिड डे मील के माध्यम से
कम से कम बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिले, और बच्चों की जो उपस्थिति की परसेंटेज है आपने देखा भी है कि चलिए कम से कम स्कूल चलेंगे, पढ़ाई होगी, साथ ही साथ हमको पेट भर का भोजन भी मिलेगा, घर आने की समस्या नहीं है। तो क्लास में बच्चों की उपस्थिति के लिए ऐसा किया गया। और एक योजना चलाई गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो प्रारंभ की गई 1987 में की गई। कब की गई फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत 1987 में की गई, और यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें प्राइमरी के विद्यालयों को पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद संबंधी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि योजनाओं की बात की जाए तो शिक्षा मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 2000 या 2001 में, यह सत्र पूरा माना जाता है, यह की गई है। और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना। और उसके बाद सबसे लास्ट में आया अनौपचारिक शिक्षा योजना। इसकी प्रारंभ 1975 में किया गया है। जो भी स्कूल रहित बस्तियां थीं, ऐसी बस्तियां जहां विद्यालय नहीं थे, उनके बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों, स्कूल में पूरे समय न रुकने वाले बच्चों तथा वयस्कों के लिए यह व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान को प्रारंभ किया गया था 1991 में, और इसका उद्देश्य क्या था? 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना। और सबसे लास्ट पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका 2004 विद्यालय योजना। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी बालिका 2004 ये विद्यालय योजना। मतलब इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, और इसकी योजना का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में अपवंचित वर्ग के विद्यालयों से बाहर की एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। 75 सीट एससी एसटी और ओबीसी, अल्पसंख्यक के लिए 25 सीट, अन्य वर्ग की बीपीएल बालिकाओं हेतु इसमें क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था, यानी कि रिजर्वेशन किया गया था। और सबसे लास्ट में है सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत 2001 में की गई। दो बातें हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान भारत वाला नहीं, ये सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश का है। और सभी को शिक्षा व सभी को ज्ञान, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन कराना। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, हमारा एक भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो का किसी न किसी विद्यालय में नामांकन ना हुआ हो। इसी उद्देश्य में हमारे उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। क्लियर। अब मुझे नहीं लगता है कि शिक्षण संस्थान को लेकर के कोई समस्या आपको होगी। बाकी सारे टॉपिक को मैंने कल पढ़ा दिया था। विकलांग विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया था, इसका पूरा नाम भी बताया था। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। केवल यही एक पॉइंट छूटा था जो मैंने आज कर दिया। शायद मैंने यहाँ पर डिस्कशन आपसे ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बात नहीं की थी, जो मैंने आपको बता दिया। क्या प्रॉब्लम है अजीत यादव जी? आप कुछ कमेंट में आपका देख रहा हूं, दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम आई हुई तो बताइए। आप चल नहीं रहा है तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स ना, आपको नेटवर्क इश्यू में कोई प्रॉब्लम तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइए क्लास आप लोगों की सही से चल रही फ्रेंड्स या नहीं। एक बार आप इंक्वायरी नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ कमेंट लिखने के पहले सोचिए आप कैसे किए, क्या किए, वो आपकी वो है, आपने पढ़ने के लिए किया, संस्थान पढ़ा रहा है, मैं क्लास ले रहा हूं। अगर आपके किसी नेटवर्किंग वजह से, आपकी पर्सनल इश्यू की वजह से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको हम कैसे कर सकते हैं या संस्थान कैसे करेगा? अगर संस्थान के क्लास की वजह से प्रॉब्लम है तो हम और संस्थान इसका जिम्मेदार होंगे। अजीत यादव जी ने कल लिखा कि सर इतनी मुश्किल से मैंने एडमिशन कराया, ऐसे होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो हम इसमें क्या करें भाई? अगर आपके क्लास लिया और आपका नेटवर्क ही उस इश्यू में गड़बड़ है, आप ऐसे सिम का यूज कर रहे हैं जो सिम आपके नेटवर्क में सही नहीं चलता है, तो क्लास की प्रॉब्लम होगी ना। क्लास यहां से चल रही 95%, कम से कम इसमें 250-300 बच्चे एडमिशन में आ चुके हैं, और सबके मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लास सही चल रही, क्लास सही चल रही, क्लास सही चल रही है। और आपकी अगर फ्रेंड्स दिक्कत हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा आप नेटवर्क में आने का प्रयास करिए। एक स्लो इंटरनेट का ऑप्शन होता है, उसमें जाकर क्लास को चलाने का प्रयास करिए। हमारे लोग का या किसी संस्थान का ये बिल्कुल भी ध्येय नहीं, मेरा कोई भी एक स्टूडेंट परेशान हो किसी भी तरीके से लेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो लोकल नेटवर्क इशू की वजह से फ्रेंड्स ऐसा है, तो आप वहां पता करिए आपके एरिया में कौन सा सिम या कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट चलता है, उस सिम का यूज कर लीजिए। जब आपको क्लास को पढ़ना ही है, आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो उसका यूज करिए, या सोलो इंटरनेट पे जाके क्लास करिए। क्लियर? और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाकी संस्थान और मैं पूरी तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं
कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और वैसे भी परेशान मत हो, क्लास अगर अभी धीरे चल रही होगी तो बाद में आपको बैकअप वीडियो भी मिल जाएगा, तब आप क्लास कर लीजिएगा। अगर कोई नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आपके एरिया में है, वैसे कोशिश करिए कि सही सिम यूज करिए। और लोग बता रहे हैं शायद कि सर स्लो इंटरनेट पे अगर चलाएंगे तो बहुत सही चलेगी, तो स्लो इंटरनेट पे क्लास चला लीजिए, ओपन सही चलेगी, क्या दिक्कत है, क्योंकि क्लास सही चल रही है। सबका कमेंट में देख रहा हूं, दीप सिंह, संदीप कुमार, शशिकांत, संदीप कुमार, जयप्रकाश यादव, सब लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं सर क्लास सही चल रही, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मौलाना, ये सारी बातें हो गई थी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे। आज हमने दूसरा एक नया टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, और हमारे टॉपिक का नाम है, अभी हम जनजातियों को रोक कर रखे हैं, मेला आपका महोत्सव हो चुका है। और अगर आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान। जिस तरीके से मैंने ये कहा कि हमेशा आयोग के एग्जाम में उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस एग्जाम में एक क्वेश्चन तो शोध संस्थान से होता है, कभी कभी 2 या 3 भी आ गए हैं। और हमेशा इस बार भी 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके शोध संस्थान से ही आए थे, जो मैं यहां पढ़ाता हूं आपको। और कई बार तो क्या होता है, एक तरफ आपके शोध संस्थान होंगे, एक तरफ आपके स्थान होंगे, मैच द फॉलोइंग में मिलाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर शोध संस्थानों की बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 40-45 हैं, लेकिन इस 40-45 में सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो केवल 20 है। तो मैं लगभग 30 शोध संस्थान आपको पढ़ाऊंगा। जो मैपिंग में मैं बताऊंगा वो केवल 19 शोध संस्थानों का डिस्कशन करूंगा जो वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 80% एग्जाम में आते हैं। जो 20% बचेंगे वो मैं पीडीएफ के माध्यम से दिखा दूंगा। क्लियर? तो इसलिए सबसे पहले मैं शोध संस्थान को आपको मैपिंग के माध्यम से बता देता हूं। जो कंफ्यूजन होता है, जहां से जैसे क्वेरी होती है, कौन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, कौन एग्जाम में कम पूछा जाता है, उन सारी बातों का हम डिस्कशन आपसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति खरे जी कराएंगे। अच्छा, वॉइस कुछ कम लग रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर वॉइस अभी कम है क्या आपका? नहीं, वॉइस तो फुल है। वॉइस क्योंकि वहां से चेंज होता है, यहाँ से इसमें ये माइक में ये सिस्टम नहीं होता यहाँ से बढ़ाया या कम किया जाए, ये फिक्स होता है। अगर कहेंगे तो मैं और बढ़वा सकता हूं अगर वॉइस मेरी धीमी जा रही होगी तो। चलिए अब मैपिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर आपको मैप देखना होगा यहां पर। देखिए अब फ्रेंड्स, में सबसे पहले ये समझना है कि हमें कौन कौन सा स्थान इसमें देखना है, क्या क्या हमें इसमें समझना है, कौन कौन से शोध संस्थान पढ़ने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक शोध संस्थान का मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल पहले इसकी पोजीशन को समझने का प्रयास करिए, फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर देखते जाएंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करूंगा अपने लखनऊ से। पहला सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां बनता है ये, और इसको मैं पहले बाहर लिखता हूं। और अगर आप मैपिंग के साथ मेरे साथ काम करेंगे, अगर घर पे बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है तो आपके लिए और सुविधा होगी, अगर मैपिंग के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, लालता प्रसाद जी कह रहे हैं छूटी हुई क्लास की वीडियो, जो बच्चे चाहे मेरी पूरी क्लास होने के बाद भी जब एडमिशन लेंगे ना, तो जब एडमिशन लेंगे पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी। वीडियो नंबर 1 से वहां जाइए, तो जहां पे वीडियो का होगा जो डाउनलोड में नीचे जाइएगा, नंबर 1 से वीडियो मिलेगा आपको। चलिए अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं लखनऊ का डिस्कशन करूंगा। लखनऊ में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, एक होता है भारतीय
तो येलो कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मैं दूसरा कलर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिखेगा ही। एक है आपका भारतीय, एक है आपका केंद्रीय, एक है आपका राष्ट्रीय।